अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 से 3 मेजर अनाउंसमेंट की, जिसमें हारून रशीद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसी तरह नजम सेठी साहब ने फरमाया कि जो मिकी आर्थर हैं उनसे नए हेड कोच के हवाले से जो निगोसिएशन थे वो 90% तक जो है तकरीबन हो गई हैं, और उसके बाद फिर 1 से 2 दिन या शायद 2 से 3 दिन में हमें एक फ़ाइनल जो है वो आउटकम मिल सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज़ का जो है वो इम्कान है, और इस हवाले से गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान की जो एक सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो हो नहीं रही। तो पाकिस्तान अब अपनी गवर्नमेंट से पूछेगा, चूँकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच किया था। इसके साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के मामले पर भी एक अपडेट है। 4 फरवरी को वहाँ पर इजलास होगा ओमान के अंदर और बहरीन के अंदर, माफ़ कीजिएगा, और जिसके अंदर फिर क्या होगा ये एक मुश्किल अमर है जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत पाकिस्तान में खेलने को तैयार नहीं, पाकिस्तान के ऑप्शन भी महदूद हैं, और एशिया क्रिकेट काउंसिल का अब आने वाला इजलास बड़ा हंगामा खेज हो सकता है। सारे सूरत में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट क्रिकेट स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। तो कमर साहब, नजम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एक्सपेक्टेड वो जब आए तो उम्मीद यही थी कि कुछ ना कुछ ऐलानात करेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने PSL का शेड्यूल अनाउंस किया था, और 2 दिन के वक्फे से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिसके अंदर उन्होंने आके हारून रशीद साहब की अपॉइंटमेंट अनाउंस की, और बाकी अनाउंसमेंट में मैंने कुछ तबसरा कर दिया। आपकी क्या राय है इस अनाउंसमेंट पर? हारून रशीद साहब जो कि मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर भी थे, माजी में भी नजम सेठी साहब के बड़े क्लोज रहे हैं, कुछ अरसे से PCB में इनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, किसी किस्म की क्रिकेट की कोई डेजिग्नेशन के पास नहीं थी, बट वही होता है जब रजीम चेंज होता है तो पुराने लोगों की वापसी हो जाती है, ऐसा ही हुआ है। एक्सपेक्टेड, वेरी मच एक्सपेक्टेड अपॉइंटमेंट, ये तो ऑन कार्ड था। जी जी। और मैं खुद भी समझ रहा था कि हो सकता है कि हारून रशीद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या नजम सेठी साहब को एक ऐसा बंदा चाहिए था इस पोस्ट के लिए जिसका एक्सपीरियंस वास्ट हो, और आपको पता है कि हर बोर्ड में हारून रशीद रहे हैं। जी हाँ। तो जाहिर है कि एक एक्सपीरियंस आदमी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, ये चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी हो जी जी। या सिलेक्टर्स हो, इनकी से जो है ना वो बहुत ही कम होती है हमारे सिस्टम में, इसलिए कि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है, टू टेल यू द ट्रूथ। यानी 50s से कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है। किसी आप एक क्रिकेट बोर्ड को आप इस पर तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। जी। ये हमेशा से सिस्टम यही रहा है। ठीक है। कि जो कप्तान होता है या अगर कोई कोच है और कोई अच्छा कोच है, जी हाँ, तो उसकी बातों को ज़्यादा वजन दिया जाता है टीम को खिलाने के लिए मैच के अंदर। बट इस पर सिलेक्टर का तो काम है साइन कर दिया जी, हाँ जी, अगर वो यस की जगह नो करेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा तो वो सिलेक्शन कमेटी से बाहर भी हो जाएगा। जी जी। ये यहाँ पर रीत रही है, ये सिस्टम रहा है यहाँ पर। आई डोंट ब्लेम कि एक एक्सपीरियंस आदमी को, हारून रशीद को, जी अपने ज़माने के एक अच्छे खिलाड़ी भी थे, जी लेकिन चूँकि वो हर सिस्टम में रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जी। तो उनको सारी ये चीज़ें, सिस्टम और ये ऊंच नीच उनको पता है। माशाल्लाह 69 ईयर्स अब 70 ईयर्स के हो जाएंगे, और इसी तरह 23 टेस्ट हैं, 12 ODIs हैं। उन्होंने 1977 से 1983 तक खेले, और इसी तरह लास्ट उन्होंने पोजीशन 2015-16 में बनाई थी। लेकिन कमर भाई, आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि दुनिया में जो जैसे ब्रेंडन मैकलम की हम मिसाल ले लेते हैं, जिस तरह उनकी अपॉइंटमेंट हुई और फिर जिस तरह वो एक नई तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, हम बजाय शायद अफरीदी को लाए थे, हम समझ रहे थे कोई बूम बूम स्टाइल हम करना चाह रहे हैं, कोई बहुत यंगस्टर और एक यंग लुक हम अपनी क्रिकेट को देना चाह रहे हैं। बट अगेन 2015 के बाद 7 साल बाद हारून रशीद साहब की वापसी, तो आर वी गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, बात दरअसल ये है कि आपको पता है ना कि जो हमारा सिस्टम के अंदर जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो बोर्ड भी चेंज हो जाता है, बोर्ड के ऑफिशियल्स भी चेंज हो जाते हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है। तो जो सिस्टम, जो पहली गवर्नमेंट जिसको निकाला गया, वो लेकर आई थी, वो जाहिर है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं था, न खिलाड़ियों को, जी जी। न डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स को, न उन लोगों को जो क्रिकेट को पूरी तरह समझते हैं। ठीक है। मैं समझता हूँ कि नहायत ही वाहियात किस्म का सिस्टम था पिछली गवर्नमेंट ने जो लाके क्रिकेट बोर्ड में ठीक बाय फोर्स उसको ही किया था। आपको एहसान मानी, हारून रशीद, ये सारे लोग गए थे पेटर्न के पास ये कहने के लिए कि नहीं नहीं ये सिस्टम आप गलत चेंज ना करें, ये डिपार्टमेंटल टीमें रहने दें, फला करते हैं। तो पेटर्न ने उनको कहा कि नहीं नहीं आप जाएँ जाकर और डेस्क पे बैठ के बोर्ड पे और फिर इस बारे में सोचें, उसके बाद वापस आए। ठीक। जाहिर है कि एहसान मानी को या हारून रशीद को या जो भी शख्स उनके पास गया था, उसके पास कोई और चारा नहीं था, वरना तो फ़ौरन बाहर कर दिया।
तो अब जाहिर है कि नजम सेठी साहब आए और वो सिस्टम जो कि बोर्ड क्रिकेट टीमें रीजनल की सिलेक्ट कर रहा था वो सब ख़त्म कर दी गई है। जी। रीजनल और डिवीजनल टीमों को थोड़ी पावर दी जा रही है, बहुत अच्छी बात है और होना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन ये टेम्प्रेरी नहीं होना चाहिए। इसका एक ऐसा सॉलिड सिस्टम बनाना चाहिए जी जी कि जिस जो वर्केबल हो कि अगर कोई बोर्ड चेंज हो जाता है जी फिर भी वही सिस्टम रहे। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में ये खराबी है जो दुनिया के किसी सिस्टम में नहीं है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है बोर्ड चेंज हो जाता है। ठीक है। अब नजम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेफिनेटली हम तो मौजूद नहीं थे, वरना एक सवाल देखें, मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जिन 14 लोगों के नाम थे, जिनमें शाहिद अफरीदी पहले क्विट हो गए, सना मीर हो गई, इसी तरह अब हमने देखा कि हारून रशीद साहब अपॉइंटेड थे, इसका मतलब है कि वो इस पूरे सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद थे और फिर उन्हीं को चीफ सेलेक्टर बना दिया गया। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, अगर नजम सेठी साहब से कभी अब दोबारा सवाल करने का मौका मिले, कि इंतमामुल हक हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, राशिद लतीफ़ हैं, इवन मोहसिन हसन खान, जो रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, खासतौर पर अब्दुल रज़ाक की अगर बात करूँ, जो पिछले 3 साल से पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ा फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह इंतमाम ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेट्स। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, अब उनसे किसी कोई अवेलेबल नहीं था क्या था, चूँकि आप समझ रहे हैं मेरी बात के जो 14 लोग अपॉइंट हुए मैनेजमेंट कमेटी में बोर्ड की जानिब से, जो जाहिर बात है नजम सेठी साहब के करीब थे, उनमें से किसी को अगर आपने चीफ सेलेक्टर बना दिया तो कुछ सवाल तो उठेंगे इस पर सर। बात असल ये कि जो चेयरमैन बनता है बोर्ड का उसको अपना कॉन्फिडेंस किन लोगों पर ज़्यादा है वो बहुत काउंट करता है। ठीक। अगर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को, जैसे अब नजम सेठी साहब हैं, उनको किसी शख्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अब आपने नाम बहुत सारे ले लिए, जी 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 इंतमामुल हक और मुश्ताक अहमद जो फला फला फला, तो बात दरअसल ये कि ये बहुत आजमाए हुए लोग हैं, बार बार उन्हीं को लाना मैं समझता हूँ कि अक्लमंदी का काम नहीं है। ठीक है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, जो कि मिकी आर्चर के हवाले से नजम सेठी साहब ने कहा कि मेरी उनके साथ निगोसिएशन, अब ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ दिनों से इल्म था, लेकिन आपको याद है कि प्रेस रिलीज आ गया था इस हवाले से कि उनके साथ राहें जुदा हो गई हैं, अनफॉर्चुनेटली वर्केबल नहीं रहा, क्योंकि उनकी डर्बीशायर काउंटी के साथ मसरूफियत है। लेकिन आज नजम सेठी साहब ने कहा नहीं, कि हम 90% तक उनसे निगोसिएशन कर चुके हैं और जल्द ऐलान हो सकता है। अच्छी बात है, मिकी आर्चर पाकिस्तान के लिए पहले बड़े सूदमंद रहे हैं, नजम सेठी साहब के दौर में बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन रहा उनका नजम सेठी साहब के साथ, और फिर पाकिस्तान टीम की फतूहात भी हैं। लेकिन आप समझते हैं कि जो अनाउंसमेंट रिटर्न कर दी जाए कि जी अब कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद एक हफ्ते बाद बताया जाए जी 90% निगोसिएशन तो हो गई हैं, इट बिट ऑकवर्ड है थोड़ा सा। ये अच्छा है, ये हम नहीं कह रहे बुरा है, लेकिन बिट ऑकवर्ड। क्या आपने खुद डिक्लेयर किया, लिखी हुई प्रेस रिलीज की बड़ी वैल्यू होती है डॉक्टर साहब? तो हो सकता है गफ्फार के उम्मीद की किरण जाग गई हो गई, फिर सामने या मिकी आर्चर ने यूटर्न ले लिया हो गई कि मैं आ सकता हूँ। लेकिन जो कुछ भी मिकी आर्चर ने पिछले चंद दिनों में बयान दिए हैं उससे तो नहीं जाहिर होता कि वो विलिंग हो गए आने के लिए। अच्छा। लेकिन कोशिश तो करना ज़रूरी है, अगर कोशिश में कामयाब होते हैं हो सकता है कि कोई भी चीज़ जो है वो होनी अनहोनी ये सब चीज़ें एक साथ काम कर रही होती है, बिल्कुल, तो हो सकता है कि नजम सेठी साहब इसमें कामयाब हो जाए। लेकिन जहाँ तक स्टेटमेंट्स आए हैं मिकी आर्चर के, वो 3 साल के लिए टाइड अप है बिल्कुल, डर्बीशायर से उनके 2025 तक बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट है डर्बीशायर से, बिल्कुल। तो उनको जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होगा। लेट अस होप कि हम नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें कामयाब हो जाए। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट खबर जिसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन करना है वो एशिया कप का मामला है। और कमर साहब 2023 का जो एशिया कप है वो एक अभी मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में उसके होस्टिंग राइट्स हैं, पाकिस्तान को असूली तौर पर तो उसको होस्ट करना है और भारत के बगैर मुश्किल है। अब नजम सेठी साहब की कोशिशों से ये उनकी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि उन्होंने जाके अपना केस पुटअप किया अभी रिसेंटली जब वो यूएई में थे, और ओमान बहरीन के अंदर जो है वो अब 4 फरवरी को मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर ये मामला जाएगा कि भाई किस तरह अब आगे इसको टेक फॉरवर्ड करना है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कमर भाई के 4 फरवरी को जब बहरीन में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होती है, जिसमें BCCI, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और इसी तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, अब होस्टिंग राइट हमारे पास है, भारत खेलना नहीं चाहता, क्या सोल्यूशन निकाल पाएगा एशियन क्रिकेट काउंसिल आपके ख्याल में? देखिए, जब नजम सेठी साहब पहले पावर में थे उस वक्त भी इन लोगों ने बड़ी कोशिश की, और पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही भारत से क्रिकेट हो जाए कि भारत से कम क्रिकेटिंग रिलेशन तो शुरू हो जाए स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स की रिलेशनशिप। ठीक है, वो नहीं हो सकी। जी हाँ, और वो नहीं हो सकी इसलिए भी कि 90% जो प्रॉब्लम है वो है इंडिया की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जी हाँ, और भारतीय जनता पार्टी जो कि बैक्ड बाई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। दे आर मिलिटेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स,
वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान से क्रिकेटिंग रिलेशन या पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो। ठीक है। तो हम लोग बड़े लकी होंगे अगर अमान में ये हो रहा है, तो हमें अब बहरीन में इसकी मीटिंग बहरीन में जहाँ भी हो रहा जी है हाँ। हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए। ठीक है। हमने काफ़ी घुटने टेक लिए इनके सामने और बहुत ही मिन्नत समाजत भी की है इनकी, और अब थोड़ा सा यू गॉट टू टेक ए हार्ड लाइन। कामर भाई, इंडिया जैसा कि आपने खुद फरमाया कि जो उनकी गवर्नमेंट के चांस है, जो उनका एक माजी है, लगता नहीं कि वो पाकिस्तान लेने पर तैयार होंगे। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी मुतालबे पर आपको लगता है कि आईसीसी ऐसी पोजीशन में होगा, जबकि आईसीसी की सदारत इस वक्त बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह साहब के पास ही है और वो क्रिकेट बोर्ड के सबसे मेन करता धरता भी है बीसीसीआई में। सो आपको, आपके ख्याल में, आपने तो ये बता दिया हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि इसका कोई फ़ायदा होगा हमें, आपके ख्याल में? किस चीज़ का फ़ायदा? कि होस्टिंग राइट्स होते हुए हम पाकिस्तान में भारत के बगैर कराना ना पड़े, हमें यूई का ऑप्शन मिल जाए, हमें कबूल करना चाहिए? मेरे ख्याल में न्यूट्रल वेन्यू पे कभी कबूल नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। अब बड़ी मुश्किल से 10-12 साल की एब्सेंस के बाद जी हाँ। और आइसोलेशन के बाद पाकिस्तान अब इस पोजीशन में आ गया है सिक्योरिटी वाइज। ठीक है। कि आप देखें बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल टीमें इस मुल्क का दौरा कर चुकी हैं, कामयाब दौरा कर चुकी हैं। जी हाँ। ठीक है ना। तो हमें इस सिलसिले में बहुत ही गौर खौस करना पड़ेगा। ठीक है। कि जब आपको एक चीज़ अलॉट कर दी गई है कि आप एशिया कप करेंगे पाकिस्तान में, ठीक है, तो फिर अगर कोई भी टीम अगर ये कहे कि नहीं नहीं हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, तो कभी मैं तो अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का होऊंगा तो मैं कभी आई विल नॉट बो डाउन टू दिस। चलिए इस पर मजीद डिस्कशन करते हैं, चूँकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर कहा ही जा रहा है कि भारत इस वक्त, चूँकि उनके पास उसकी सदारत भी है, इनके इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन है, सारी बात है, लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर एशिया कप का वजूद बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वो मैच है, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कमर भाई से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुनः रिप्ले में खुशामदीद जनाब, बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब की अब से कुछ देर पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। शर्जील खान के मामले पर एक बड़े आईब्रोज रेज हुए थे, क्योंकि शाहिद अफरीदी उन्होंने अपनी 16 रुकनी टीम में अनाउंस किया था, उसके बाद जब वो 22 रुकनी तक पहुंची और फिर 15 रुकनी तक बात आई तो वो नहीं थे, और मैंने इत्तेफाक से उनसे सवाल किया था तो उन्होंने बताया था कि चेयरमैन साहब की जानिब से अप्रूवल या ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। लेकिन नजम सेठी साहब ने आज क्या बताया इस हवाले से, आइए वो देखते हैं। मैंने बड़ा सख्त काम किया था, मगर मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है मेरे से पहले और मेरे से बाद जो आए उन्होंने उतना सख्त स्टांस नहीं लिया। ये मेरा एक मौक़िफ़ रहा है। दो चीज़ें, एक तो माफ़ नहीं करना, दूसरा ये है कि जो पेनल्टी है उसके बाद अगर आप कर जाएं तो फिर आपका हक़ है कि आप आके खेलें, इफ़ यू कैन बी सिलेक्टेड। अब मैं आपको बताऊं, मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो खुल के बात करनी चाहिए। जब मैं गया था तो उस वक़्त एक खिलाड़ी की अभी पेनल्टी चल रही थी, जो कि हमारे दौर में उसको पेनल्टी लगाई गई थी उनके ऊपर। जब मैं चला गया तो उन्होंने उनकी पेनल्टी ख़त्म करा दी गई पहले से ही, और उनको खिलाना शुरू कर दिया। ठीक, एज फार आई एम कंसर्न, मेरे जहन में तो ये है कि पेनल्टी पूरी होनी चाहिए। तो पेनल्टी पूरी अब हो जाएगी तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके के साथ जिन लोगों ने पेनल्टीज पूरी कर ली है, लाइक से आसिफ, नॉट आसिफ तो खैर आउट हो गया, आमिर। अब आमिर इज़ रिटायर्ड है जी। अब वो अगर रिटायरमेंट से बाहर आना चाहता है तो जो रूल्स हैं आपके पीसीबी के या डोमेस्टिक क्रिकेट के, वेलकम। आप रिटायरमेंट ने आपने अनाउंस की थी, आप कम आउट ऑफ रिटायरमेंट, प्ले, बी सिलेक्टेड एंड प्ले। सिलेक्शन नहीं होती, कांट प्ले। अच्छा, इसी से जो एक अटैच सवाल था जो शाहिद अफरीदी के हवाले से हुआ, चूँकि चीफ सिलेक्टर थे उस वक्त, उन्होंने शर्जील खान के हवाले से बात की थी, वो भी देख लीजिए, फिर आके कमर भाई से पूछते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं कहता हूँ कि मैं चीफ सिलेक्टर के इश्यूज़ के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, तो चीफ सिलेक्टर जो है इतना तकड़ा होना चाहिए ना कि अगर मैं इंटरफेयर करूँ तो मुझे रेजिस्ट करे। तो अगर उन्होंने मैंने अगर कहा और उन्होंने नहीं रेजिस्ट किया तो फिर शायद इट्स नॉट माई फॉल्ट। मगर बात यह है, ऐसी बात नहीं होती। होता यह है कि सब मिलजुल के ही बातचीत चलती है, और एट द एंड ऑफ द डे जब सेलेक्टर्स मेरे पास आते हैं कुछ लेके, तो जाहिर है उन्होंने अपना फॉर्म, बट कॉन्स्टिट्यूशनली आई हैव टू साइन ऑफ ऑन इट। ये उसी किस्म की चीज़ है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को एक ऊपर भेजता है बिल, प्रेसिडेंट साहब साइन करें, कॉन्स्टिट्यूशनली हैज़ टू साइन, बट ही हैज़ द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, ही आल्सो हैज़ द राइट टू सेंड इट बैक। मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर वो टिक जाए कि जी नहीं आपने करना है, तो देन आई हैव टू साइन। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कंसल्टेशन चलती रहती है और अच्छी चलती रहती है, और गिव एंड टेक होती है, और मैं टेक्निकली आई विल नेवर इंटरफेयर।
Technically, I will never interfere in team selection, but at the same time, I hear all your voices. I hear many technical experts saying something different. So it's मेरा हक है कि मैं फिर I raise these points with the selectors. Then it's their decision. अच्छा, ये वाला मामला थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी से भी मुझे लग रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली शाहिद अफरीदी ने कहा जी मैंने शर्जील खान को इसलिए सिलेक्ट नहीं किया, मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। नजम सेठी साहब अब चूंकि शाहिद अफरीदी चीफ सिलेक्टर नहीं रहे, आज बड़े फ्रंट फुट पे आ गए। उन्होंने कहा भाई अगर मैंने रोका था तो वो रेजिस्ट करते थे, वो कहते नहीं मैं इसको खिलाना है। तो उन्होंने एक तरह से क्या ये चीज़ आपको लगा इस बात से, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, एक तरह से उन्होंने शाहिद अफरीदी के बॉल कोर्ट में वापस फेंक दी कि उनको अगर सेलेक्ट करना था तो कर लेते। ऐसी कुछ फील आ रही है, कंफ्यूजन है थोड़ी ये। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं। आप बताइए। सीधी सादी स्टेटमेंट चेयरमैन ऑफ द बोर्ड नजम सेठी ने अभी खुद कह रहे हैं वो कि जिसको सज़ा मिलनी थी मिल गई। हाँ, वो खेल सकते इसका मतलब है। ठीक है, सज़ा ख़त्म हो गई, अवेलेबल फॉर्म में है, तो आप उसको खिलाएं। तो फिर कमर भाई साफ साफ बात कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने फिर ये क्यों कहा कि चेयरमैन से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला? कोई एक तो यहाँ पे अब बात कंफ्यूजन कर रही है ना। ये कंफ्यूजन जरूर हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग अल्फाज में या कन्वे करने में मैसेज को हो सकती है, लेकिन नजम सेठी साहब खुद। देखिए सर, इस सारे मामले में शर्जील खान का क्या कसूर है? जो अपनी सज़ा भुगत चुके हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लोग कहते हैं जी हमें उन जैसे प्लेयर की ज़रूरत है। आई थिंक उनको रिसीविंग एंड पे नहीं होना चाहिए। देखिए, दुनिया में बड़ी मिसालें हैं हमारे सामने, कोई नई बात नहीं है कि जिन लोगों को बॉल टैंपरिंग पे या मैच फिक्सिंग पे भी सज़ा दी गई है और उन्हें सज़ा काट ली है, और अगर अवेलेबल है, फॉर्म में है और वो उनको रिमोर्स है इस बात का कि उन्होंने गलत काम किया है, बिल्कुल, तो फिर माफ़ी ज़रूर मिलनी चाहिए और उनको खिलाना चाहिए। क्यों नहीं खिलाना चाहिए? ठीक है, तो उनका प्रोफेशन है। सही। और ये कि अगर वो रियलाइज़ कर ले कि उन्होंने गलती की है और फॉर्म में है, खेल सकते हैं, यंग हैं, तो खिलाना चाहिए। जैसे आप इन्होंने बात की, बहुत से लोग कह रहे हैं मोहम्मद आसिफ को भी खिला दें, तो सलमान बट को भी खिला दें। जी जी। ओ भाई, वो लोग किधर है? उनका तो कोई नामो निशान तक नहीं है। वो तो अब खेल नहीं रहे। आमिर तो खैर प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी बीपीएल में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। चूँकि शर्जील खान अभी फ्रेम में, ठीक है ना, तो सज़ा भी काट चुका है। अगर वो अवेलेबल है, अगर वो डिलीवर कर सकता है, तो जैसे नजम सेठी साहब ने अभी कहा है, व्हाई नॉट? ठीक है, मोहम्मद आमिर है, अगर वो यंग है, अगर वो वापस आना चाहता है, इज़ अ वेरी फाइन बॉलर, तो उसको क्यों नहीं चांस मिलना चाहिए? बिल्कुल ज़रूर मिलना चाहिए। इससे कि हमें अपनी क्रिकेट को डेवलप करना है, उसको प्रोग्रेस करना है और जीतना है, मैचेस जीतना है, परफॉर्मेंस अच्छा करना है। तो जो अच्छे खिलाड़ी अवेलेबल हो उनको आप सेलेक्ट करें। अब रहा सेठी साहब ने एक बात और की, सिलेक्शन कमेटी की। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी चेयरमैन को वो इंटरफेयर करना चाहिए। वो खुद कह रहे हैं वो खुद कह रहे हैं मैं नहीं करूँगा, लेकिन सवालात तो वो कर सकते हैं कि भाई ये कैसे, ये क्या चेक करेंगे या अपने एडवाइज़र से मिलकर। अब ठीक है ना, तो लेकिन ये तो जो प्रोरोगेटिव होता है ये सिलेक्शन कमेटी का होता है। बिल्कुल। अब वो सिलेक्शन कमेटी कितनी स्ट्रांग है, या उस टीम का कैप्टन कितना स्ट्रांग है, या कोच कितना स्ट्रांग है जो एडवाइस कर रहा है। ज़्यादातर हमारे सिस्टम में तो सुनी जाती है कप्तान। ठीक है, चलिए, मुझे तो लग रहा है कि जैसे वो सारे एंड पे, रिसीविंग एंड पे शर्जील खान रहे, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनके मुताबिक लोग बात कर रहे हैं, फिर वो सिलेक्ट हुए। ये याद रखिए, 16 रुकनी टीम में वो फ़खर जमान से पहले सिलेक्ट किए गए थे की जाने से। इस पर लोग खुश भी थे, हैरान ये हुए कि भाई फ़खर को भी होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फ़खर और शर्जील की जो सिलेक्शन है उसमें एक मुकाबला है, और शायद इन दोनों में से किसी एक की जगह बनती है, तो शायद शर्जील को इस वजह से भी वेट करना पड़ा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े मजीद कुछ एंगल्स हैं, सवालात हैं, कमर भाई का तज़किया हासिल करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, एक और दो इशूज़ हैं जिन पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बड़ी तवील, उसका हाथा करना है। और एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के पास क्रिकेट नहीं थी। अफगानिस्तान की जो टीम है, और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पे जाने से मना किया, एक पॉलिटिकल मामला है, उस पर हम इतना शायद बात ना करें तो बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने अप्रोच किया कि अगर आप काइंडली PSL के बाद हमसे खेल सकें, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत से पूछ लिया है कि आपकी क्या राय है। डिप्लोमेटिक मामला भी है और एक गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली स्टैंड लिया एक बात पर। तो पाकिस्तान को अगर हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कमर भाई, सो वी नीड क्रिकेट। दो कि ये शायद T20 सीरीज़ हो सकती है, बट आई डोंट थिंक सो इट्स बैड टाइमिंग कि हमें जब क्रिकेट की शॉर्टेज है थोड़ी सी वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप का कुछ पता नहीं है। अफगानिस्तान अगर हम UAE में खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप इंडिया में, इट्स नॉट अ बैड ऑपोजिशन टू ट्राई योर कॉम्बिनेशन एंड यू सम ऑफ योर न्यू प्लेयर मे बी। सर अगर अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, जी हाँ,
कि और प्रॉफिट शेयरिंग भी नजम रेड्डी साहब कह रहे हैं 50-50 होगी, चूंकि हमें फाइनेंशियली फायदा भी है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ कर लिया जी है जी किसी भी वजह से, जी तो अगर वो खेलने को कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो व्हाई नॉट, ठीक है। यू प्ले एज मच क्रिकेट एज पॉसिबल। तो चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे बांग्लादेश, कोई भी हो, अगर वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि हम आपसे खेलना चाहते हैं, ये कोई भारत की टीमें थोड़ी है कि, और या भारत का क्रिकेट बोर्ड थोड़ी है कि वो कह रहा है कि हम तो नहीं खेलेंगे जी। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम है आपके इल्म में, जब 2019 में पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ, अभी एशिया कप में पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच में वो क्राउड के अंदर भी कुछ उनके क्राउड की जानिब से एक बड़ी हॉस्टाइल किस्म का एग्रेसिव अप्रोच, जिसका फिर नोटिस लिया गया। बहुत सारे ठीक है, अब सारी बात है, खेल और सियासत दूर होनी चाहिए, लेकिन हमारे स्पेक्टेटर्स आई थिंक दे डिजर्व रिस्पेक्ट। ये एलिमेंट ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिस्कस करना पड़ेगा पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि यूई में इससे पहले जब मैचेस हुए तो पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट जो डिज़र्व करते हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिले, उनको मैच के दौरान ये मामला क्योंकि डिस्कस हुआ भी सर यूई में जब मैं मौजूद था, एंड इट वॉज वन ऑफ द वेरी मेन टॉपिक। ये सीरीज़ का डिपेंड इस चीज़ पर भी है कि उनसे श्योरिटी आप लें कि उनके स्पेक्टेटर्स विल रिमेन डिसिप्लिन एंड आवर रिस्पेक्ट, जो हमारी एक पाकिस्तानी फैंस, उनको ना इस तरह परेशान किया जाए। क्योंकि बात दरअसल ये है कि एक नया मुल्क है क्रिकेट के अंदर, अफगानिस्तान। जी हाँ, उसके जो तमाशाई हैं, स्पेक्टेटर्स हैं या फॉलोअर्स या सपोर्टर्स हैं, उनको तजुर्बा नहीं है जीतने हारने का, ठीक है ना। उस टीम का भी ये हाल है और टीम का भी कुछ इसी तरह का हाल है कि वो दे बिकम वेरी एरोगेंट एंड दे स्टार्ट मिसबिहेविंग विद द अपोजिशन एंड विद द सपोर्टर्स ऑफ द अपोजिशन। ठीक है, आपको याद होगा कि वो जो मैच हुआ था शारजा में, बिल्कुल सर, वहाँ पर ये कुर्सियाँ तोड़नी शुरू कुर्सियां कर तोड़ी दी गई, हारने उसके के बाद बाद यूएई की गवर्नमेंट को इस पर बयान जारी करना पड़ा। पाकिस्तानी फॉलोअर्स को मारा पीटा। जी जी, और ये बहुत ही सीरियस मैं समझता हूँ है। जो लोग हमें सुन रहे हैं ये ना समझिएगा, देखिए हम इसको बड़ी वजाहत से सारी बात कर रहे हैं कि हम अफगानिस्तान टीम के बहुत सारे खिलाड़ियों के फैन हैं, राशिद खान, मुजीब, नहीं, टीम नबी, अच्छी है, वनडे बहुत की अच्छी अच्छी टीम टीम है, बट पाकिस्तान भी अगर ये करेगा तो हम उसकी भी मजम्मत करेंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी टीम के स्पेक्टेटर्स को फिजिकल हो जाएं, ये बुरी बात है। दुनिया की किसी टीम के सपोर्टर्स फॉलोअर्स अगर मिसबिहेव करेंगे दूसरी उसके टीम खिलाफ बात के करेंगे। सपोर्टर्स से, तो हम उसके खिलाफ बात करेंगे और हम उसको तंबीह करने की कोशिश करेंगे कि उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ये जो बिहेवियर था अफगानिस्तान के फैंस का जी हाँ, पाकिस्तानी फैंस के खिलाफ, जी वो बहुत ही, और उनके टीम का भी, जी हाँ, तो इसका बहुत हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एंड प्रीटी श्योर के जो यूई के क्रिकेट ऑफिशियल्स हैं और फिर यूई गवर्नमेंट, क्योंकि कोई भी शख्स जो अपना टाइम निकाल कर टिकट खरीद कर ग्राउंड जाए वो डिज़र्व नहीं करता, चाहे वो पाकिस्तानी हो कोई भी, कि उसको मारा पीटा जाए। इट इज़ नॉट ऑन। आई थिंक इस बारे में ज़रूर हमें सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मामले की सर, जिसके अंदर कोयटा तक मैच जा रहा है, एग्जीबिशन मैच कोयटा पेशावर का। अब लेकिन पेशावर में स्टेडियम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो वहाँ के फैंस के साथ फिर हमदर्दी है कि वो डिज़र्व करते हैं कि वो अपनी टीम को खेलता हुआ देखें। बट कमर भाई, आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हालांकि आपको मुझसे बेहतर इल्म है कि वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट ये स्टेडियम बना रही है, बट हमें बतौर क्रिकेट बोर्ड ये ज़रूर एक प्रेशर बिल्ड करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो, बिकॉज पाकिस्तान सुपर लीग तो कमर भाई उसी वक्त एक बड़ी ब्रांड बनेगी ना जब तमाम टीमें फेयर ग्राउंड पे खेलें, यानी कि 6 मैचेस आप होम खेलें, 6 अवे खेलें। पेशावर, कोयटा, लाहौर, कराची सब इक्वल हैं, बट अभी ये पेशावर कोयटा से महरूम है। इट इज़ बिग डिसएडवांटेज फॉर देम। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। देखिए, मैंने पेशावर में बड़े मैच कवर किए उस ग्राउंड के ऊपर, टेस्ट मैचेस और वनडे वगैरह सब, और जिस तरह का वहाँ क्राउड इंथ्यूजियास्टिक आता है, बहुत ही इंजॉयबल है। मुझे अफसोस है कि चूँकि ग्राउंड अभी तैयार नहीं है सही तरीके से, और 3 साल लगे हैं इसको। 3 साल लगे, और कोयटा में भी मैच हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिसकी वजह से PSL के मैचेस नहीं, दोनों जगह पे सच्ची बात है तैयारी नहीं है, सिक्योरिटी तो बाद में आएगी ना, प्रॉपर फैसिलिटी शायद नहीं है, या तैयारी भी हो सकता है कि नहीं हो। जी हाँ, तो जब पाकिस्तान बोर्ड ने, नजम सेठी साहब ने, ये लोगों ने खुद कहा है कि हम अगले साल उनको PSL के मैचेस देंगे। दूसरी बात यह है कि अब देखिए, जो पिछली रजीम थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मेरी नज़र में उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया था फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ, आई हर्ड अबाउट इट, और जो PSL के स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ। अच्छा, कि आप देखें PSL के फाइनल में, यानी चेयरमैन ऑफ द स्पॉन्सर को तक इनवाइट नहीं किया था अवार्ड सेरेमनी में, फाइनल आपके इल्म में? मुझे मेल में मैंने इसकी शिकायत भी की है, ऑलराइट, विच इज़ नॉट गुड। देखिए, ये जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं या PSL के जो स्पॉन्सर्स हैं या एडवर्टाइजर्स हैं, दे आपकी जो है ना, ये एक लाइफ लाइन है
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। You got to respect them, your sponsors and franchise एब्सोल्युटली owners. ट्रू, जो कि पैसा फ्रेंचाइजीज का है उससे सेंटर पूल बनता है और स्पॉन्सर जब पैसा आता है ये चलता है। पीसीबी कुछ नहीं खर्च करता, बट पीसीबी का प्लेटफॉर्म भी होता है। इससे मजीद भी बात करेंगे और इसके साथ साथ फ्रेंचाइज और पीसीबी के काम को हम मदू कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप जरूर स्पेशल एपिसोड देखेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। तो जनाब, आईसीसी अवार्ड्स के हवाले से अनाउंसमेंट का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान के लिए 2 अच्छी खबरें हैं। वुमेन T20 टीम ऑफ द ईयर में पाकिस्तान की ऑलराउंडर निदा डार को शामिल किया गया है और वो पाकिस्तान की वाहिद वुमेन क्रिकेटर हैं जो इस टीम ऑफ द ईयर में शामिल है। सो वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू निदा डार। कमरा भाई, वेरी गुड न्यूज़ एंड प्रॉमिसिंग न्यूज़, बिकॉज पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट अभी मेंस क्रिकेट से ऐसी तो नहीं है, लेकिन आपकी कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं। सना मीर माजी में बहुत अच्छा खेलती रही हैं, बिस्मा मारूफ की बड़ी नोटेबल परफॉर्मेंस और निदा डार इन आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर इज़ अ वंडरफुल न्यूज़ और बड़ा इंकरेजमेंट रहेगी हमारी बाकी वुमेन क्रिकेटर्स के लिए। She has been performing well. इंटरनेशनली परफॉर्म तो निदा डार कर रही है, बिल्कुल, जो कि अक्सर आप खबरों में देखते हैं। जी हाँ। तो मुझे तो कोई सरप्राइज़ नहीं है कि उनको ये इस किस्म का ऑनर दिया आईसीसी ने, बिल्कुल, और देना भी चाहिए, क्यों नहीं। somebody is performing, बिल्कुल। चाहे वो और बैटिंग। सबसे अच्छी बात निराला की है कि तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस करी। दूसरा की जो अप्रोच है मॉडर्न डे के हवाले से, स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है। पाकिस्तान को रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं है, बट निदा डार इस स्टैंड आउट, अपना एफर्ट एक अलग अंदाज से करती है। और आई थिंक इनकी जो लेवल ऑफ प्ले है उसको पाकिस्तानी टीम को इस पर फॉलो करने की ज़रूरत है। दूसरा जनाब, मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर, उसके अंदर जनाब शामिल हैं पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, बहुत रन्स बनाए। इसी तरह हारिस रऊफ जिन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की वर्ल्ड कप में, जोस बटलर शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान, विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव, इसी तरह ग्लेन फिलिप्स, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के प्लेयर, इसी तरह हार्दिक पांड्या, सैम करन, वर्ल्ड कप के फाइनल में बेहतरीन बॉलिंग की थी। हसरंगा भी शामिल हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, और फिर हारिस रऊफ और जोश लिटल। सो अगेन 2 पाकिस्तानीज इन आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर, दैट शोज कि पाकिस्तान टीम इज डूइंग वेल। बाबर आजम भी शायद यहाँ हो सकते थे, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में शायद वो शामिल हो सकते हैं। इसी तरह वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर में भी उनकी नॉमिनेशन है। बट अनदर ग्रेट अचीवमेंट बाय मोहम्मद रिजवान, लास्ट ईयर तो अवार्ड भी जीता था। इज़ गुड क्रिकेटर, वो अब काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं T20 वगैरह में, जी हाँ, और लिमिटेड ओवर गेम में इज़ ए वेरी गुड बैट्समैन, ही डिलीवर्स। तो सबसे बड़ी बात है, अगर उनका नाम इसमें आया है बड़े बड़े विराट कोहली और जैसे जॉस बटलर, इन लोगों के नाम के साथ, बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशहाइंद बात है। और उसके अलावा बहुत से जो नए लड़के इस वक्त आ रहे हैं सामने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो उभर कर आएंगे T20 में या कहीं भी, तो सिलेक्टर्स जो हमारे नए बने हैं और जो टीम आएगी, उनको चाहिए कि उन पर नज़र रखें जी, और उनको देखें कि उनकी क्वालिटी क्या है, एबिलिटी क्या है। स्टैटिस्टिक्स पर न जाए कि कंप्यूटर से स्टैटिस्टिक्स निकाल के और टीम सेलेक्ट करें। हारिस रऊफ का पेस बहुत अच्छा है। हमने देखा कि वर्ल्ड कप के फाइनल में भी और उससे पहले जब शाहीन इंजर्ड थे, उन्होंने टीम का जो पेस अटैक है उसका बर्डन कैरी किया। नसीम शाह भी उभर के सामने, लेकिन हारिस रऊफ को स्पेशली हम इंकरेजमेंट करते हैं, जो कि लाहौर कलंदर्स ने इनको दरियाफ्त किया, आकिब जावेद ने, फिर ये बिग बैश खेले। वंडरफुल स्टोरी, अ टेप बॉल क्रिकेटर, बिकॉज ऑफ लाहौर कलंदर्स ट्राइज देन एबल टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, आज वो T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल हैं। वंडरफुल स्टोरी, और एक PSL की कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे भी दिखाई देती है। और जारी बात है, हारिस रऊफ को भी बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन टैलेंटेड यंग लड़कों पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए, जो भी सिलेक्टर बने, और उनको चाहिए कि स्काउटिंग करें, बिल्कुल, और लोगों को पर, यंग लड़कों पर नज़र। अब देखें, जो भारत का लड़का गिल, बिल्कुल, वो आते ही उसने जनाब डबल सेंचुरी मार दी। बिल्कुल, इस तरह और भी इस तरह के लड़के पाकिस्तान में भी हैं, बेइंतहा है। सिर्फ ये कि उनको चांस मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और आपकी नज़र होनी चाहिए एक अच्छे खिलाड़ी को पहचानने की। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अभी मज़ीद जो अवार्ड्स के नॉमिनेशंस हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनका अवार्ड या तो कल अनाउंस होगा, कुछ परसों भी हैं। सो मुझे लगता है कि बाबर आजम और कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मज़ीद अवार्ड लेने में भी कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है अंडर 19 में अच्छी परफॉर्मेंसेस करी। नजम सेठी साहब ने उसका भी जिक्र किया था कि सुपर 6 मरहले में पहुंचे हैं। आई विश कि वो अच्छा परफॉर्म करें वर्ल्ड कप में, और इस पर ज़रूर हम आने वाले दिनों में कुछ प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हमारी अंडर 19 टीम तो अच्छा कर रही है, लेकिन जो वुमेन टीम है, मेन टीम, उनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ में तो इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन शायद T20 में वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकती है, जो कि शॉर्टर फॉर्मेट में हमने देखा कि हमारी वुमेन टीम ज़्यादा परफॉर्म करती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब आपके वैल्यूबल एक्सपर्ट ओपिनियंस का। और प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।